बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। आज हम मैथ्स का यूनिट नंबर 1 जो है उसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो यूनिट नंबर 1 बेटा इसका नाम ही मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स है। इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे मैट्रिसेस को सॉल्व करने के मेथड पढ़ेंगे। इसके अलावा देखेंगे मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट कैसे लिया जाता है। तो एक्सरसाइज नंबर 1.1 ये स्टार्ट करने से पहले जो बेसिक चीज़ें हैं जिनका आपको पता होना चाहिए, उनमें से पहली चीज़ आपके पास है मैट्रिक्स। कि मैट्रिक्स आपके पास क्या होता है। अगर हम नंबर्स को अरेंज करके लिखते हैं, हम क्या करते हैं, हम नंबर्स को अरेंज करके लिखते हैं किस तरह। अगर मेरे पास नंबर्स हैं, फ़र्ज़ करें मेरे पास है 1 2 -4 उसके बाद 5, ये मेरे पास कुछ रियल नंबर्स हैं। अगर मैं इनको अरेंज करके लिखती हूँ इस तरह से 1 2 -4 5, ये मैंने क्या किया, इनको हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली अरेंज करके लिखा है और इनको क्लोज कर दिया है स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। ठीक है, अब याद रखिएगा स्टूडेंट्स, आपके पास नंबर्स होने चाहिए। नंबर्स वो रियल नंबर्स भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी हो सकते हैं, लेकिन आपका जो फर्स्ट चैप्टर है 9th क्लास का, इसमें जो यूज़ किए गए हैं वो जस्ट रियल नंबर्स ही यूज़ किए गए हैं। ठीक है, तो उसके बाद आपने ये याद रखना है कि इनके लिए जो ब्रैकेट्स इस्तेमाल होती हैं वो हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा आप इसके लिए कोई और ब्रैकेट इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसकी फॉर्म स्क्वायर ब्रैकेट से ही बनेगी। ठीक है, रियल नंबर्स या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो भी आपके पास नंबर्स हैं, उनको अगर आप लोग एनक्लोज करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, और एक और बात याद रखिएगा कि जो आपके पास मैट्रिसेस होते हैं उनको हम हमेशा कैपिटल अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं। मैंने इसको नाम दिया, बी दे सकते हैं, सी दे सकते हैं, कोई भी नंबर दे सकते हैं, लेकिन बेटा याद रखिएगा कि वो आपके पास जो भी लेटर्स होंगे यानी कि अल्फ़ाबेट्स होंगे वो क्या होंगे, कैपिटल अल्फ़ाबेट्स होंगे, स्मॉल नहीं होंगे। ठीक है, तो ये थी आपके पास नोटेशन मैट्रिक्स की कि मैट्रिक्स को किस तरह जो है वो लिखा जाता है। रियल नंबर्स को अरेंज कर दिया जाता है हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, और इनको स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर बंद कर दिया जाता है। और दूसरी बात कि इनको डिनोट हमेशा कैपिटल अल्फ़ाबेट से डिनोट किया जाता है, स्मॉल अल्फ़ाबेट से आप इसको बिल्कुल भी डिनोट नहीं करेंगे। ओके जी, नेक्स्ट बेटा एक इम्पॉर्टेंट MCQ जो पास्ट पेपर्स में पूछा जा चुका है और नेक्स्ट भी आपसे पूछा जा सकता है, वो ये कि मैट्रिसेस जो हैं वो डेवलप किसने करवाए थे। तो याद रखिएगा मैट्रिसेस जो हैं वो डेवलप कराए थे किसने, आर्थर कैले ने। किसने करवाए थे स्टूडेंट्स, याद रखिएगा आर्थर कैले ने करवाए थे। और कब करवाए थे, 1858 में। ये दोनों MCQs इंपॉर्टेंट हैं, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किसने कराए थे और ये भी पूछा जा सकता है तो के कब कराए थे। ठीक है, ये आपको पता चल गया। एक और बात आप सोचोगे कभी मैं मैट्रिक्स कह रही हूँ, कभी मैं मैट्रिसेस कह रही हूँ। तो स्टूडेंट्स जब हम मैट्रिक्स इस्तेमाल करते हैं, मैट्रिक्स जो है वो हम सिंगल के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी कि मैट्रिक्स हमारे पास सिंगुलर होता है। एक मैट्रिक्स होगा तो हम उसको बोलेंगे मैट्रिक्स। अगर एक से ज़्यादा हमारे पास मैट्रिसेस होंगे तो हम उनको बोलेंगे हमारे पास क्या है, मैट्रिसेस हैं। एक से ज़्यादा होंगे तो हम क्या बोलेंगे, हमारे पास क्या है, मैट्रिसेस हैं। ठीक है, यानी कि सिंगुलर मैट्रिक्स और हमारे पास जो प्लूरल है, ठीक है, वो क्या हो गए, मैट्रिसेस होंगे। ठीक है, ये मैंने मैट्रिक्स को मैट्रिसेस लिखा है, ये कब लिखेंगे, जब ये हमारे पास प्लूरल होंगे। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ये भी आपको पता चल गया। नेक्स्ट आपके पास बात आती है कि अगर हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं दोबारा से यहाँ पे एक और मेरे पास मैट्रिक्स है, ये मेरे पास मैट्रिक्स है B = 1 3 4 9। ठीक है, ये मैट्रिक्स है क्योंकि कैपिटल अल्फ़ाबेट से भी डिनोट किया है, स्क्वायर ब्रैकेट्स इस्तेमाल किए हैं। इसके अलावा ये हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली अरेंज है आपके पास। स्टूडेंट्स ये जो इसके अंदर इस्तेमाल होती है ना, ये जो इसके अंदर नंबर्स होते हैं, जो मैट्रिक्स के अंदर आपके पास नंबर्स होते हैं, आप उनको कहते हैं, ये आपके पास क्या है, एंट्रीज या फिर एलिमेंट्स। इनको आप क्या कहते हो, एंट्रीज, या फिर इनको क्या कहते हो, एलिमेंट्स। आप कुछ भी कह सकते हो, एंट्रीज और एलिमेंट्स। तो ये जो भी आपके पास मैट्रिक्स के अंदर नंबर्स लिखे होते हैं वो क्या होते हैं आपके पास, एंट्रीज या फिर एलिमेंट्स। उसके बाद फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट और चीज़ इसमें आपको पता होना चाहिए कि रोज़ क्या होते हैं और कॉलम्स क्या होते हैं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जब आपके पास कोई पाथ वर्टिकली जो है वो आपके पास कोई पाथ्स जो है वो ट्रैवल हो रहा होता है, इनके वर्टिकली जब एंट्रीज आपके पास लिखी हुई होती हैं तो वो आपके पास होते हैं कॉलम्स। अब इसको मैं कह रही हूँ कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, क्योंकि इसके अंदर 2 ही कॉलम बन रहे हैं। और अगर हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो वर्टिकली नहीं हॉरिजॉन्टली लिखी हुई होती हैं, यानी कि अलॉन्ग एक्स एक्सिस ये पाथ जो है वो ट्रैवल हो रहा है, यानी कि एंट्रीज आपके पास हॉरिजॉन्टली पड़ी हुई हैं, अलॉन्ग द एक्स एक्सिस पड़ी हुई हैं, तो फिर हम बोलेंगे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रोज़ हैं, ये R1 और ये R2। समझ आ गई स्टूडेंट्स, ये था आपके पास मैट्रिसेस किसने डेवलप किए, कब डेवलप किए, उसके बाद इसमें जो है वो रोज़ क्या होती हैं, कॉलम्स क्या होते हैं। ठीक है, ये आपके पास बेसिक आइडिया था मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। अगर आपको ये पता है तभी आप इस चैप्टर को सॉल्व कर सकते हैं आगे।
ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट आपके पास एक जो एक्सरसाइज 1.1 करने से पहले, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे यही पूछा गया है कि कुछ मैट्रिक्स का आपसे बोला गया ऑर्डर बताएं क्या होता है। तो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स बड़ी आसान सी चीज़ है। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स अगर आपको ये पता है, मैं लिख रही हूँ ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, अगर आपको स्टूडेंट्स ये पता है कि इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, तो आपको पता है कि इसका ऑर्डर क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स सी, ठीक है, इसमें मैं लिख रही हूँ 5, 10, 11, 12, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आप लोग मुझे खुद बताएं, खुद अपने जहन में सोचें कि इसमें कितनी रोज हैं। तो इसमें एक रो ये हो गई, ठीक है, R1, R2, और इसमें कॉलम्स कितने हो गए, एक कॉलम ये हो गया C1, एक कॉलम ये हो गया C2। अब आपको ये तो पता चल गया इसमें रोज कितनी है, इसके कॉलम्स कितने, तो ऑब्वियसली बात है स्टूडेंट्स आपको ये भी पता चल गया कि इसका ऑर्डर क्या है। क्योंकि ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर में हम ये देखते हैं कि एक मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज कितनी है, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, ठीक है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। तो जैसे आपको इसमें पता चला कि 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 2/2। इसका ऑर्डर क्या होगा, 2/2। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, हम ऑर्डर जब भी फाइंड करते हैं तो हम पहले उसमें लिखते हैं नंबर ऑफ रोज और फिर लिखते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स। फॉर एग्जांपल, अब मैं एक और अपने पास एक एग्जांपल ले लेती हूँ, ठीक है। उस एग्जांपल में मैं लिखती हूँ कि ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, और ये मैट्रिक्स क्या है मेरे पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब आप लोग इसमें देखें कि इसमें कितनी रोज़ हैं। सबसे पहले हम रोज़ की बात करते हैं, तो बेटा ये एक रो बन गई और ये 2 रोज़ बन गई। कितनी इसमें रोज़ बन गई, 2 बन गई। इसमें कॉलम्स कितने बन गए, 1, 2, 3 कॉलम्स बन गए। इसका बॉर्डर क्या होगा, हम लिखेंगे सिंस ए हैज़, इसका प्रॉपर वे ये होता है, आप जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो आप ये लिखेंगे सिंस ए हैज़ 2 rows and 3 columns, so order of A is 2/3। अब स्टूडेंट्स आप लोग खुद देख लें कि मैंने 2 पहले क्यों लिखा है, क्योंकि 2 हमारे पास नंबर ऑफ रोज हैं, और मैंने अभी आप लोगों को बताया कि हम ऑर्डर जब भी फाइंड करेंगे हम हमेशा पहले उसमें नंबर ऑफ रोज लिखेंगे। अगर आप नंबर ऑफ कॉलम्स पहले लिखते हैं तो फिर ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाएगा और आप आती हुई चीज़ जो है वो अपनी गंवा देंगे, ठीक है। इस वजह से पहले इसका जो प्रोसेस होता है वो ये होता है कि हम पहले नंबर ऑफ रोज लिखते हैं, बाद में नंबर ऑफ कॉलम्स लिखते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें आपने क्या करना है, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड करना है। आपको कुछ मैट्रिक्स दिए हुए हैं और उन मैट्रिक्स का आपने ऑर्डर फाइंड करना है। आप लोग ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोग कर लेंगे। नेक्स्ट इसके बाद जो आपको पता होना चाहिए वो क्या है स्टूडेंट्स, इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं। अगर आपके पास, पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, लेट ए एंड बी बी 2 मैट्रिसेस। अगर आपके पास 2 मैट्रिसेस हैं ए और बी, देन ए इज सेड टू बी इक्वल टू बी, तो हम कहेंगे कि ए बी के इक्वल है एंड डिनोटेड बाय ए इज इक्वल टू बी, और इसको हम डिनोट करते हैं इक्वल के साइन से। इफ एंड ओनली इफ, इसके लिए बेटा 2 कंडीशंस जो है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहली कंडीशन तो ये कि जिन 2 मैट्रिक्स को कह रहे हैं आप इक्वल, उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, यानी कि जितना एक मैट्रिक्स का ऑर्डर है उतना ही ऑर्डर दूसरे मैट्रिक्स का होना चाहिए। ऑर्डर से मुराद आपको पता है क्या, अभी अभी आपने पढ़ा है कि उसमें नंबर जो मैट्रिक्स ए में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स है, वही नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स ऑर्डर बी मैट्रिक्स बी का होना चाहिए। और सेकेंड कंडीशन ये है कि उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। एग्जाम्पल के तौर पर, अब मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपके पास एक लिखती हूँ, एक एग्जाम्पल लिखने लगी हूँ। आपके पास 2 मैट्रिक्स हैं, ए है आपके पास 1, 3, -4, 2, और बी आपके पास एक दूसरा मैट्रिक्स है, और ये आपके पास कौन सा मैट्रिक्स है, 1, -4, 2 + 1, और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 4 - 2। अब ये आपके पास 2 मैट्रिक्स हैं, क्या ये इक्वल होंगे? आप लोग देखें इसको ध्यान से, मुझे बताएं क्या ये इक्वल होंगे। तो स्टूडेंट्स ऑब्वियसली ये इक्वल होंगे। फर्स्ट पहली चीज़ हम देखते हैं कि क्या दोनों का ऑर्डर सेम है। तो ज़रा ए में चेक करें, ए का ऑर्डर क्या है, इसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं, इसका मतलब है ए का ऑर्डर होगा 2/2। अब बी का ऑर्डर देखें, एक एलिमेंट ये और एक ये। अब स्टूडेंट्स ये आप सोच रहे होंगे 2 + 1 ये तीसरा कॉलम तो नहीं है बेटा, ये कॉलम नहीं है। ये देखें 2 + 1, ये जब 2 नंबर्स को आप जमा करते हैं, ऐड करते हैं, तो आपके पास आंसर में 1 नंबर आता है, ठीक है, 1 नंबर आता है। 2 + 1 आप करेंगे तो ये आपके पास 3 बनेगा। इसी तरह अगर नीचे देखें 4 - 2, तो ये आपके पास 2 बनेगा, यानी कि ये भी आंसर 1 आएगा, ठीक है। ये कोई अलग कॉलम नहीं है, एक कॉलम के अंदर ही ये ऑपरेशन है, ठीक है, प्लस जो है वो एक ऑपरेशन है। तो आप देखें इसका ऑर्डर भी क्या हो गया, इसका ऑर्डर भी
एक रो हो गई, दूसरी रो, एक कॉलम, दूसरा कॉलम, यानी कि इसमें भी 2 रोज और 2 कॉलम्स हो गए। इसका मतलब ये है कि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। फर्स्ट कंडीशन हो गई सेटिस्फाई। अब दूसरा हमें देखना है कि क्या इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हैं। अब स्टूडेंट्स कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं? अब यहाँ पे अगर मैं पहले मैट्रिक्स में पहले एलिमेंट की बात कर रही हूँ तो मैं दूसरे मैट्रिक्स में भी पहले एलिमेंट की बात करूँ तो ये क्या हो गया, आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट हो गया। इसी तरह अगर मैं मैट्रिक्स ए में सेकंड एलिमेंट की बात कर रही हूँ तो मैं मैट्रिक्स बी में भी सेकंड एलिमेंट की बात करूँगी, ये होंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। इसी तरह अगर मैं मैट्रिक्स ए में थर्ड एलिमेंट की बात कर रही हूँ तो मैं मैट्रिक्स बी में भी थर्ड उसी पोजीशन वाले एलिमेंट की बात करूँगी। सेम प्रोसेस होगा फोर्थ एलिमेंट के साथ। ठीक हो गया। अब स्टूडेंट यहाँ पे तो फर्स्ट एलिमेंट जो है वो 1 था तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट बी में चेक करें वो भी 1 है। ठीक है, तो ये तो हो गए इक्वल। अब सेकंड यहाँ पे देखें 3 है तो 3 का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ पे भी ये 2 + 1 3 बन रहा है। इसी तरह यहाँ पे -4 है, यहाँ पे बी में भी -4 है। यहाँ पे देखें तो ये आपके पास 2 है, अगर हम बी में देखें तो यहाँ पे भी 2 है। इसका मतलब है कि ऑर्डर इक्वल होने के साथ साथ यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है वो भी आपस में क्या हो गए हैं, इक्वल हो गए हैं। दैट मीन्स कि हमारे पास मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी आपस में इक्वल हो गए हैं। हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू बी। इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास जो है वो आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, 1.1 का एक्सरसाइज नंबर 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें आपने फाइंड करना है ऑर्डर। जिस तरह हमने प्रीवियस अभी ऑर्डर पढ़ा है सेम आपने उसी तरह ऑर्डर फाइंड करना है। और अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास यही है कि बताएं कि इनमें से कौन से मैट्रिसेस इक्वल हैं। तो आप देखेंगे कि क्या उनका ऑर्डर इक्वल है, क्या उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हैं। अगर उनका ऑर्डर और कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आपस में इक्वल हैं तो तब आप कह सकते हैं कि ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल होंगे, अदरवाइज वो इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 बेटा सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, इंशाल्लाह आपसे हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं होता, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। ठीक है, ताकि मैं आपके प्रॉब्लम देख लूँ और उनको एक दफ़ा अगर आपसे नहीं सॉल्व होते तो फिर मैं आपको उनके लिए गाइड करूँ। ठीक है, वो फिर मैं आपको करवा दूँगी। ठीक है, आपने ज़रूर कोशिश करनी है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।